महोदय, आज सुबह से जो माननीय सदस्यों ने यहां पर उद्योग और खेल इनके ऊपर चर्चा करी, ये पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश को ताकत देने वाला प्रदेश बाकी सबके साथ हमारा राजस्थान भी है। और साथ साथ ये युवा और उद्योग को भी एक साथ जो लिया गया है, ये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जहां जहां उद्योग बढ़ेगा वहां युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो खेल भी हो, उद्योग भी हो, रोजगार भी हो। मैं आज सदन को इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। एक बार बिना ज्यादा समय लिए मैं धन्यवाद दूंगा श्री अशोक चांदना जी, रफीक खान जी, समरजीत सिंह जी, मनोज कुमार जी, अमीन कागजी जी, घनश्याम जी, ललित यादव जी, पूसाराम गोदारा जी, शिखा मील जी, संजय कुमार जी, कुलदीप जी, अर्जुन लाल जी, गुरवीर जी, लालाराम बैरवा जी, सुभाष जी, अशोक कुमार कोठारी जी, उदयलाल डांगी जी, आदुराम मेघवाल जी, गोपाल शर्मा जी, महंत बालकनाथ जी, जीवाराम चौधरी जी, मनोज कुमार जी और अनिल कुमार कटारा जी। 24 सदस्यों ने आज इस डिबेट के अंदर भाग लिया। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। और आज जो मैं बात करूंगा अध्यक्ष महोदय, वो केवल आज के डिबेट से ही लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं जब उद्योग की बात होती है तो हमारा विपक्ष कई तरह की टिप्पणियां करते हैं। ये टिप्पणियां बहुत सारे जो उद्यमी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिमोरलाइज कर सकती हैं, जबकि ये सब जानते हैं और विपक्ष भी जानता है कि उद्योग निहायत ही महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए। फर्क मानसिकता का है अध्यक्ष जी, क्योंकि विपक्ष जब उद्योग का सोचता है तो विपक्ष को दिखाई देती हैं बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी उद्योगपति। लेकिन अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को दिखाई देता है वो गांव से निकला लड़का जो काम की तलाश में शहर आता है, या वो मां जो अपनी बेटी को पुचकार के हिम्मत देती है कि वो भी अपने पांव पे खड़ी हो जाए, कुछ खुद का स्वरोजगार शुरू कर सके, वो युवा जो इंजीनियरिंग करके आगे स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो उद्योगपति जो राजस्थान की जमीन को अपनी मां समझता है और उसको लगता है कि यहां पर उद्योग लग सकता है, किसी और राज्य में नहीं लग सकता, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए 2 साल पहले जब जनता ने हमारे को जिम्मेदारी दी तो हमने तय कर लिया कि हमारे लक्ष्य होंगे कि उद्योग नीति जब हम बनाएंगे तो वो केवल कागज पे सुंदर नहीं हो बल्कि जमीन पर असरदार भी हो। और इसके लिए निहायत ही जरूरी है कि नियत, नीति और निष्पादन, ये तीनों हमारी राजस्थान सरकार के अंदर है। जो अभी मैं चर्चा करूंगा उसमें आपको स्पष्ट होगा। हमने अपने लक्ष्य तय करे थे और जनता ने जब हमारे को 2 साल पहले जिम्मेदारी सौंपी राजस्थान की, और ये जनता का सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैंने एक कांग्रेस के विधायक को सुना था कि जनता पूछ रही है सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल अधिकार है जनता का। जनता ने हमें जिम्मेदारी देकर यहां पर भेजा है। जनता का ये अधिकार है कि वो हमसे पूछे कि वो हम उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि मुझे सरकार का पक्ष रखने के आपने इजाजत दी, और पूरे राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि जो यहां बैठे हैं इनके सामने मैं अपनी बात रख सकूं। आपको धन्यवाद इस बात के लिए। और लक्ष्य तय करना और लक्ष्य प्राप्त करना हमें अपने संस्कारों में सीखा है। हम इस मिट्टी में जन्मे हैं और हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने आते हैं। क्योंकि थोड़ी सी परंपरा रही है कुछ पंक्तियों की, तो मैं भी पंक्तियों से शुरू करता हूं। सही समय पर सही बात। राणा से लेकर महाराणा, राणा से लेकर महाराणा सबकी यही कहानी है। जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं, ये पानी राजस्थानी है। चुप रहकर काम किया हमने, चुप रहकर काम किया हमने, बेवक्त कभी नहीं चीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। इस कर्मयोग की शिक्षा को हमने गीता से सीखा है। नर की सेवा
नर की सेवा करने से सेवित नारायण होते हैं, इसलिए हम शब्द नहीं कर्तव्य परायण होते हैं। हम संस्कार से पले बड़े, ये नेता प्रतिपक्ष ध्यान से सुने ना, नहीं सो रहे, जगह हुए हैं। हम संस्कार में पले बड़े, हम संस्कार में पले बड़े, जनता से घात नहीं करते, हम काम दिखाते धरती पर, कागज पर बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करूंगा राइजिंग राजस्थान से, क्योंकि हमारी सरकार की जो जर्नी है वो 2 साल पहले शुरू हुई थी। हमने एक भी दिन नहीं गंवाया था। तो जब 2 साल पहले राइजिंग राजस्थान हमने शुरू करा तो लक्ष्य स्पष्ट थे, नीति, नियत, निष्पादन और उद्योग, निवेश, निर्यात और एक्सपोर्ट का हब राजस्थान बने। उत्पादन का, निवेश का, निर्यात का, ये सारा का सारा राजस्थान के अंदर एक हब बने। हमने राइजिंग राजस्थान के अंदर जब अलग अलग प्रदेशों में जाना शुरू करा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी डेलीगेशंस दूसरे प्रदेशों में गई, दूसरे देशों में गई, वहां चर्चा होती थी ये कौन आया है। और राजस्थान की बात, वो राजस्थान को केवल गढ़ से जानते थे, लेकिन उन्हें पता चला यहां तो पेट्रोलियम भी है, यहां स्किल है, यहां पे एजुकेशन है, यहां लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा एक व्यवस्था है। हर तरह से राजस्थान की खूबी देश विदेश में पहुंची है। ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होता है नेता प्रतिपक्ष जी, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। हमने ब्रांडिंग करी है। जो पैसा हमने राइजिंग राजस्थान में खर्च करा है वो हमारे लिए नहीं करा, हमने राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान की ब्रांडिंग करी है पूरे देश, पूरी दुनिया में। और केवल ब्रांडिंग ही नहीं करी, हमने नीतियां भी बनाई। हमने ऐसी नीतियां बनाई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, कभी बनी भी नहीं थी राजस्थान में। और आपकी बनाई हुई नीतियों को हमने सुधारा भी। तो एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार हुआ राजस्थान के अंदर नीतियों का। जो नीतियां आपने आज तक नहीं बनाई, राजस्थान में आज तक नहीं बनी थी, मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट पहले नहीं हो रहा था? खूब हो रहा था राजस्थान से एक्सपोर्ट। फर्नीचर का हो रहा था, जेम्स, ज्वेलरी, सबका हो रहा था, टेक्सटाइल का हो रहा था, लेकिन नीति नहीं बनाएंगे। चेहरा दिखाओ, कानून बताएंगे। हमने नीति बनाई, स्पष्ट कर दिया, ताकि जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको लिखित में हो कि राज्य सरकार क्या करेगी। और आप एक्सपोर्ट के अंदर भी मानसिकता होती है अध्यक्ष महोदय, जब एक्सपोर्ट की बात होती है फिर वापस विपक्ष सोचता है ये तो विदेश है, विदेश से क्या लेना देना। हमारी सरकार जब एक्सपोर्ट का सोचती है तो उस कारीगर का सोचती है जो पत्थर पे काम कर रहा है और पत्थर में जान भर रहा है। उस कलाकार को ध्यान में रखती है जो मीनाकारी का काम कर रहा है। उस व्यक्ति को याद करते हैं जो फर्नीचर पे काम कर रहा है। एक एक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक हम देखते हैं कि वो सारे के सारे उसके अंदर उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। हमारे लिए एक्सपोर्ट वो है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई। अब आपने मिल्क केक तो खाया ही होगा अलवर का, आप अलवर के हैं, खिलाया भी होगा, मुझे आज तक नहीं भेजा, लेकिन उम्मीद है आगे आ जाएगा। मिल्क केक आपने खाया, लेकिन मिल्क केक बनाने वाले को आपने हलवाई ही सोचा और उसको वहीं तक ही सीमित कर दिया। उसी तरह ब्लू पॉटरी, आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तोहफे में, गिफ्ट में दी होगी ब्लू पॉटरी, लेकिन ब्लू पॉटरी का जो कारीगर है, जो इतनी मेहनत से काम करता है, वो वहीं पड़ा है। उससे भावतोल और कर रही है जनता जब खरीदती है कि 100 रुपए नहीं 50 में देंगे। किसी बड़े उद्योगपति से भावतोल नहीं करते, वो ब्लू पॉटरी बनाने वाले से भावतोल करते हैं, दरी बनाने वाले से भावतोल करते हैं। वो वही का वही पड़ा हुआ है। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो पहचान देते हैं उस जिले को। अलवर की पहचान है ना मिल्क केक, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो उस जिले को पहचान देते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को पहचान दिलाने वाली पॉलिसी हमने बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ताकि इन सबको आगे बढ़ने का, ब्रांडिंग का भी, उनकी मार्केटिंग का भी, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी, सबका पैसा हम देते हैं। इस वर्ष हमने 35 करोड़ रुपए दिए हैं और साल का बजट 100 करोड़ का है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, जिसको आप भूल गए थे। अभी रफीक खान साहब आ गए, छाती ठोक ठोक के, टेबल ठोक ठोक के पहले बता रहे, छाती ठोक के पहले बोल रहे थे लाख की चूड़ियां का बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, सांगानेरी प्रिंट का बोल रहे थे, जयपुर की रजाइयों का बोल रहे थे।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर इन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रफीक खान साहब, केवल बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। अभी मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। आप संतुष्ट रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको हम सब ने खूब प्यार से सुना था। अब देखते रहिए आगे। जीरा, आपने जीरा तो जीरा भी नहीं दिया, उसका जीरा भी ले लिया। डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के लिए तो खैर ये कहां से डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट ला सकते थे अध्यक्ष महोदय? ये पार्टी वो है जिसने देश में लाइसेंस राज लेकर आए थे। ये पार्टी डायरेक्ट अलॉटमेंट कहां से लेकर आएगी? ये तो पूरे विरोध में रहेगी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के। और जो अभी करा भी था उसका जवाब मैं दूंगा, खूब तसल्ली से दूंगा, आप बैठ के सुनिएगा। तो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते थे। हम लेकर आए डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। डेटा सेंटर पॉलिसी, आधुनिकीकरण हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, हमने सोचा कि होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी, वो भी हम लेकर आए। अब लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी में मैं अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष आपको बताता हूं कि डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती, क्योंकि आप अक्सर डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। थोड़ा सा भूगोल देखिए राजस्थान का। अमृतसर से लेकर जामनगर तक अध्यक्ष महोदय, अमृतसर से जामनगर तक एक सड़क जा रही है जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 1200 किलोमीटर लंबी है और बीकानेर से होती हुई जाती है, आपके जालौर से होती हुई जाती है। 640 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंदर है। इसका नाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, कि जब बीकानेर में मूंगफली फूड प्रोसेसिंग के लिए गुजरात जाती है तो पहले इसको 3 से 4 दिन लगते थे। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जब चलती है तो 16 घंटे में वो गुजरात पहुंचती है। तो अपने ध्यान में, अपने मन में ध्यान रखिए कि एक 1200 किलोमीटर की एक सड़क है जो जामनगर से, बैठ जाइए, जामनगर से लेकर अमृतसर तक जाती है। दूसरी बात, आप दिल्ली ध्यान दीजिए। माइक मेरे पास है, आप सुनिए। माइक मेरे पास है, आप इनको सुनिए। आप चिंता ही नहीं करिए, रफीक साहब को बोलने दीजिए जितना ही बोलना है। नहीं, मिलने की भी कोई, एक नहीं 2 माइक मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, फिर से धन्यवाद देता हूं, मुझे आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि खूब शांति से मैं इन सब के जो इन्होंने बातें बोली हैं सबके जवाब मैं आज दूंगा। दूसरी बात, दिल्ली से एक सड़क निकलती है नेशनल एक्सप्रेसवे जो दौसा होते हुए मुंबई तक जाती है। 1400 किलोमीटर का ये रास्ता है, 6 लेन का ये रास्ता है, 6 से 8 लेन ये रास्ता है और 370 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। आप देखिए ये नक्शे में ध्यान रखिएगा। इसके मध्य में, इन दोनों एक्सप्रेसवे के मध्य के अंदर एक डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से निकलता है और मुंबई तक जाता है। ये रेल लाइन है, रेल की पटरी है जो 1500 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर राजस्थान में से होकर निकलती है। इन तीनों चीजों के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ से ये बनाया है। 30 बिलियन US डॉलर से ये बनी है। और अध्यक्ष महोदय, इनके मध्य में जो 500 किलोमीटर की रेल लाइन है उसके दोनों तरफ, ऊपर भरतपुर से लेकर, अलवर से लेकर नीचे तक दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है वो है राजस्थान का इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये है 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इसके बीच के अंदर। और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 5 नोड तैयार कर दिए हैं। एक हो गई कुशकेड़ा, भिवाड़ी, नेमराना, दूसरा हो गया जयपुर दौसा, तीसरा हो गया अजमेर किशनगढ़, फिर हो गया आपका राजसमंद भीलवाड़ा और फिर जोधपुर पाली मारवाड़। ये 5 इंडस्ट्रियल एरिया तय हो गए। राजस्थान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो, चाहे वो मशीन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, उसको इस रास्ते पे आना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फिर जाएगा। लॉजिस्टिक्स के लिए राजस्थान इतनी शानदार जगह है, जहां भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है, सारी कनेक्टिविटी है, उसके बावजूद भी आपने लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं बनाई। हमने बनाई, हमने तैयार करी। और अब मैं इसको सरल शब्दों में समझाता हूं, क्योंकि संभव है रफीक साहब को समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं बड़े सरल शब्दों में। ट्रांसपोर्ट और गोदाम की जब लागत घटती है तो उद्योग की लागत अपने आप घट जाती है।
जब उद्योग की लागत घटती है तो बाजार में जो सामान आता है उसकी भी कीमत घट जाती है। जब कीमत बाजार में घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी फ्लरिश करने लग जाती है। यह है जनहित का उद्योग मॉडल, यह है राजस्थान जनहित का उद्योग मॉडल। और इसके अंदर जब उद्योग बढ़ेगा तो केवल मालिक नहीं बढ़ेगा, उसका कामगार का घर भी बढ़ेगा, दुकानदार का बाजार भी बढ़ेगा और किसान की मांग भी बढ़ेगी। यह समझने की बात है, इसको लिख लीजिए कहीं पर और इसको बार बार समझिएगा कि क्यों हम जमीन की कॉस्ट की कीमत कम कर रहे हैं। जब जमीन की कीमत कम जाती है तो छोटी जेब वाला उद्योग करने वाला भी आ सकता है, नहीं तो बंद रहता है वो केवल बड़े बड़ों के लिए। और बड़े बड़ों का तो मेरे पास अभी हिसाब है, मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा उसके ऊपर। अब मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें विपक्ष भी अच्छी करता है और जब विपक्ष अच्छी बात करता है तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। जब यहां चर्चा चल रही थी, आज नहीं पहले, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था और बहुत अच्छी बात बोली थी कि सरकार मालिक नहीं होती, जनता की ट्रस्टी होती है। बहुत अच्छी बात थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने नोट भी करी। फिर मेरे ध्यान में आया कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कर्म शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। तो मैंने कहा इनके कर्म क्या थे? तो फिर मुझे ध्यान आया कि 2022 में रिप्स की एक पॉलिसी आपने बनाई थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। अब 2022 में जब इन्होंने स्कीम बनाई तो बहुत सारे लोगों को बुलाया इन्होंने, सब लोग फटाफट आए। यहां इन्होंने कुठारघात करा। अध्यक्ष महोदय, जब किसी पे भरोसा नहीं होता और वो विश्वासघात करे तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब जनता ने इनको सरकार में बिठाया, ये ट्रस्टी थे, ये जो बोल रहे हैं ना कि ट्रस्टी हो रहे हैं, ये ट्रस्टी थे उस समय, और इस ट्रस्टी ने ट्रस्ट को तोड़ दिया। ये कुठारघात इन्होंने करा जब इस सरकार। ये है पुअर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का उदाहरण दे रहा हूं। कैसे करा ये बता रहा हूं, अभी विस्तार से बताऊंगा, विस्तार से बताऊं। ये है पुअर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का उदाहरण। पॉलिटिक्स वाली पॉलिटिक्स नहीं, ये जनता के साथ खेली गई पॉलिटिक्स है, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2022 में इन्होंने घोषणा करी रिप्स 22 के अंदर कि बहुत कुछ देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो कई सारे उद्योगपति आ गए, कुछ नए उद्यमी भी आ गए, राजस्थान के नए उद्यमी, उन्होंने पैसा लगा दिया। अब जो उनको बेनिफिट मिलना था सरकार से ना, गायब, सरकार गायब हो गई, वहां से कोई मिलने वाला नहीं। इन्होंने सोचा कि हमेशा की तरह घोषणाएं करेंगे, जो सुर्खियों में आएगा उसको बटोर लेंगे। तो इन्होंने घोषणाएं कर दी। इन्होंने सोचा इनके पास जादूगर है, वो जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन यहां तो पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। तो पहचान गई पब्लिक। फर्क देखिए, आपकी सरकार और हमारी सरकार के अंदर फर्क देखिए। अभी आ रहा हूं, फिगर्स आ रहा हूं। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, फर्क देखिए। इनकी पेशेंस टूटती जा रही है, मैं इनको अभी फर्क देखिए। रिप्स 2022 के अंदर जो इन्होंने घोषणाएं करी थी, रिप्स 2022 के घोषणाएं करी थी, वो इन्होंने पूरी नहीं करी, इन्होंने वादा पूरा नहीं करा। लेकिन वो वादा हमारी सरकार जब आई तो हमने पूरा करा, क्योंकि वो वादा कांग्रेस के नाम से नहीं था, वो वादा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम से था। राजस्थान नाम उसमें जुड़ा हुआ था। आपने अपने अंत के 2 साल में जहां सारा जोर लगा देते हैं, आपने 487 करोड़ कंपनियों को दिए जो आपने वादा करा था। हमने अपने सरकार के पहले ही 2 साल के अंदर 1600 करोड़ रुपए हमने उन कंपनियों को दिए। कहां 480 करोड़ रुपए, कहां 1600 करोड़ रुपए, बिल्कुल स्पेसिफिक है, आप चेक कर लीजिएगा। फंड ढूंढना अध्यक्ष महोदय कठिन होता है। ये तो फंड की तो लड़ाई है सारी तरफ। बजट कितना है, आज हम चर्चा भी उसी पे कर रहे हैं। फंड ढूंढना ही तो मुश्किल होता है, लेकिन हमने फंड ढूंढ के दिया
क्योंकि उन उद्योगों के अंदर जब फैक्ट्री लगनी शुरू होगी, जो राजस्थान ने वादा कर रहा था वो जब पूरा होगा, तो उसके अंदर हमारे युवा काम करने जाएंगे, सप्लाई चेन्स बनेगी, महिलाएं वहां पर काम करेंगी, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था वहां पर तैयार होगा। इसलिए हमने तैयार करा। और अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की जानकारी के लिए बता दूं कि हम ये जो फायदा है ये केवल बड़े उद्योगपतियों को नहीं, ये हर उद्यमी को मिल रहा है। और मैं एक छोटी सी बड़ी कहानी आपको सुनाता हूं यहां पर, अभिलाषा जी की, जो भीलवाड़ा से आती हैं। अभिलाषा जी की भीलवाड़ा से जो आती है, उनकी कहानी सुनाता हूं। 2024 में एक महिला, 2024 में उन्होंने तय करा ये सरकार भरोसे वाली है, मोदी जी के विजन पे चलने वाली सरकार है, इन्होंने कुछ घोषणा करी है, उस घोषणा के हिसाब से मुझे कुछ फायदा मिल सकता है, तो मैं एक उद्योग लगाती हूं छोटा सा। उन्होंने फेल्सपार पाउडर का जो सिरेमिक्स में यूज होता है, ग्लास में यूज होता है, उसका उद्योग लगाया। उसके लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए थे, उनके लिए बहुत ज्यादा थे। उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख लोन लिया। उस 1 करोड़ 40 लाख लोन के अंदर उनको हमारी पॉलिसी के तहत 2 पॉलिसी का इस्तेमाल करा। एक पॉलिसी के अंदर उन्होंने 6% उसके अंदर ब्याज का अनुदान लिया। उस ब्याज के अनुदान से 6% के साथ एक और स्कीम को उन्होंने जोड़ा, 2% ब्याज उस पर भी कम हुआ। टोटल 8% ब्याज अनुदान उनको मिला। जो पैसा उनका बचा वो पैसा भी उन्होंने उद्योग में लगाया। आज अभिलाषा जी का जो उत्पादन है वो 4,80,000 मीट्रिक टन वार्षिक हो रहा है। ये ऐसी अनेकों कहानियां हैं ऐसी, जिसके अंदर महिला पूरे परिवार को भी संभाल रही है, अपना उद्योग भी कर रही है, उसके पूरे क्षेत्र के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है, वो रोजगार भी दे रही हैं, ये पूरी अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। बड़े उद्योगपतियों से लेकर नए स्टार्टअप से, नए उद्यमियों से, हर व्यक्ति को यहाँ पर योजना के आधार पर उनको सहायता मिल रही है। ये आत्मविश्वास होता है। जब कोई पैसे लगाता है, सबसे मुश्किल काम होता है पैसे लगाना। आप में से जो बिजनेस करते हैं समझते होंगे, वो पैसा तब लगाया जाता है जब विश्वास हो। ये आत्मविश्वास है राजस्थान की हमारी सरकार के अंदर, हमारे भजन लाल जी की सरकार का ये विश्वास है। अब मैं आता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके बारे में यहां बहुत चर्चा हुई। क्यों दे रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, 2 दिन में डिसीजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिजनेस को सरल करना, बिजनेस को सस्ता करना, ये उस उद्यमी के लिए नहीं कर रहे। आप ये थोड़ा तो सोचिए। आपका परिवार हम 2 हमारे 2 नहीं है। आपका हमारा परिवार 2-2, 3-3 लाख है। 2-2, 3-3 लाख लोग हैं हमारा परिवार। आप जरा, अभी ड्रग्स की बात हो रही थी, सुसाइड्स की बात इस सदन में हो चुकी है, जरा सा सोचिए तो सही। हर बच्चे के अंदर जरा अपना बच्चा, जरा उसकी इमेज जरा देखिए, फिर सोचिए कितनी टेंशन है आज नौजवान को कि आगे मैं क्या करूं। वो किसकी तरफ देखेगा? अपने माँ बाप की तरफ देखेगा। उनके माँ बाप इस सदन में नहीं है, आप इस सदन में हैं, उनके अभिभावक आपकी तरफ वो देख रहे हैं कि इतने बड़े राजस्थान के अंदर कुछ तो ऐसा करो कि हम आगे बढ़ जाएं। आप वही जमीन का टुकड़ा, उसको खाली रखा हुआ है आपने 20-20 साल तक, और वो बोल रहा है मैं यहां उद्योग लगा सकता हूं, और आप कह रहे हो कि ना, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये है सरल काम, सरल करने का। ऐसा उदाहरण दूंगा ना रफीक साहब कि आपके नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र का होगा। सब कुछ ढूंढ के लाया हूं मैं। तो ईज ऑफ बिजनेस हमने सरलता लेकर आई। ये चक्कर, 1 दफ्तर, 2 दफ्तर, 3-3 दफ्तर के जो चक्कर लग रहे थे, हमने उन चक्करों को खत्म कर दिया और हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस करी। 88 सर्विसेज पहले ऑनलाइन होती थी, इनके समय में हमने उसको बढ़ाकर 181 कर दिया, डबल से भी ज्यादा। अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी की सरकार, हमारी सरकार को इन 2 साल के अंदर ही पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, आपको भी गर्व होना चाहिए क्योंकि राजस्थान की बात है, जितने भी राज्य हैं उसमें राजस्थान ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 1 आया है, नंबर 1 आया है। तो इतना तो बनता है नहीं? ये काम करने से हुआ है। उसी के साथ साथ क्या है, जब हम तकनीक से सरकारों को चलाते हैं तो उसके अंदर एक सिस्टम इन्होंने तैयार करा, BRAP, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। उस बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के अंदर कई सारी एक्टिविटीज देती कि इन सभी के अंदर आपका जो चेक बॉक्स है उसको टिक लगना चाहिए, ये करा या नहीं करा, ये करा या नहीं करा। ये उस BRAP के अंदर, BRAP के अंदर भी
राजस्थान पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। वी आर अ टॉप अचीवर इन ड्राफ्ट। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बताता हूं। अब मैं आता हूं नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में। मैं आता हूं, रखना चाहिए। अब मैं आता हूं नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में। चेंज ऑफ पर्पस। अध्यक्ष महोदय, आप टाई पहन के आए इसलिए बोल रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय, ये सभी विधायक जो यहाँ पे विराजमान है, सबकी मित्रता किसी ना किसी उद्योगपति से होगी, उद्यमी से होगी। अपने क्षेत्र में कोई ना कोई तो उद्यमी होंगे, जानकार होगी। जो शहर में रहते हैं, खास तौर से जो उद्यमी शहर में रहते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया शहर में थे, अब जमाना बदल गया है। उस समय कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था तो आज उनकी अगली पीढ़ी होटल लगाना चाहती है। संभव है कि वो वेयरहाउस लगाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय और सदन को मैं बताना चाहूंगा, ये जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस बैठी है, इनकी सत्ता में ये चेंज ऑफ पर्पस और परमिटेड यूज नहीं हो सकता था। हमने आकर उसको बदल दिया। अब केवल रीको के अंदर एक एप्लीकेशन लगाने से उसी लेवल पर चेंज ऑफ पर्पस परमिटेड एक्टिविटी हो जाए। रूल 20C, हमने रूल 20C रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 को बदल के हमने उसमें सुधार कर दिया। एक कलम हिली, सुधार हुआ, हजारों लाखों लोगों को राहत मिली। जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कर लें, चेक कर लेना, नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूं डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट। अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, अध्यक्ष महोदय, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी सरलता से समझाने के बाद भी अगर कांग्रेस के विधायक ये नहीं समझ पा रहे कि जब उद्योग लगता है तो उससे आम आदमी को लाभ मिलता है, तो मैं क्या करूं? इनकी अब जो कोई कर सकता है, अब जो कर सकता है वो तो जनता ही कर सकती है, वो आप और मैं नहीं कर सकते। फिक्स रेट लैंड अलॉटमेंट में आता हूं। देखिए, जब डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की बात हमने सोची, हमने ये कहा अध्यक्ष महोदय कि हमें सरलता लानी है। जिसकी जेब छोटी है वो कैसे उद्योग शुरू कर सके, इसके अंदर किस तरह से हम कार्यक्रम करें। और इसको मैं ऐसे आपको बतलाऊंगा कि आपको कंपैरिजन दिखेगा, इस सरकार का काम और हमारी सरकार के काम के अंदर कंपैरिजन दिखेगा। कांग्रेस लिमिटेड भूखंड को जनता के सामने लेकर आती थी। होते भूखंड बहुत सारे थे इनके पास, जैसे मुर्गी ऐसे घेर के बैठती है ना, ऐसे ही अपने सारे भूखंडों को घेर के बैठते थे, लेकिन निकालते केवल कुछ थे, और कुछ निकाल के उसके बाद ऑक्शन करते थे, नीलामी करते थे। तो जब नीलामी होती थी कुछ प्लॉटों की, तो रेटें बहुत हाई हो जाती थी। फिर उसके ऊपर उद्योग कहां से लगेगा, तो रेटें हाई हो गई। हमने क्या करा, हमने कुछ भूखंड नहीं, राजस्थान के अंदर जितने भूखंड थे 4,500 भूखंड सारे जनता के सामने रख दिए। और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, कि जहां पर जिस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डिमांड 80% तक है, वहां पर हम डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट नहीं करते, वहां पर ऑक्शन ही करते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। हम राजस्थान के साथ धोखा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जहां जमीन की कॉस्ट ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, वहां ऑक्शन। जहां नया इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां डिमांड कम है, वहां पर अवेलेबिलिटी। अध्यक्ष महोदय, ये पहले ही दिन जो उद्यमी आता था उससे सब कुछ ले लेते थे, वो बेचारा मर जाता था, उसके पास पैसा ही नहीं होता था। अभी लोन लिया, लोन लेकर इन्होंने सब्सिडी दी, मान लो 6%, हमसे कम दी, मान लो दी, इधर से 6% सब्सिडी दी, उधर से सारा का सारा पैसा पहले दिन ही रख लिया। हमने सिस्टम जो बनाया है, उसके अंदर हमने सिस्टम बनाया है जिसके अंदर धीरे 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 करके वो अपना पैसा चुकाता है, ताकि उसके ऊपर बोझ नहीं आए। ये जो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के अंदर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की बात हुई, यहां पर एक विधायक थे जिन्होंने कहा बंदर बांट। अब निवेशकों को बंदर हम तो नहीं मान सकते,
निवेशकों को बंदर नहीं मान सकते, यही मान सकते हैं, इनकी कल्चर है। हम उनको भगवान मानते हैं क्योंकि वो रोजगार पैदा करते हैं और हम उनको वही सम्मान देते हैं। आप तो समझ गए ना, जनता समझ गई। समझ में नहीं आएगा। सरलता लाने के लिए अध्यक्ष महोदय और मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि इस बात को ध्यान से सुने कि हम अभी की भी नहीं, हम आगे की भी बात कर रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको आगे भी काम आएगा। हम युवा उद्यमी आगे बढ़ पाएं, उनको सस्ते दामों पर, कॉम्पिटिटिव रेट पर हम जमीन दें ताकि उद्योग शुरू हो। उद्योग शुरू होगा तो रोजगार शुरू होगा। अब अभी तक आपकी सरकार में भी और हमारी सरकार में भी 99 साल के लिए जमीन दी जाती थी। मैं सही कह रहा हूं ना? 99 साल के लिए जमीन दी जाती थी। 99 साल तक का जो लीज दिया जाता था, इसका मतलब है एक बड़ा दाम देना पड़ेगा। भले ही वो हम कम कर दें, लेकिन दाम तो देना पड़ेगा। अब ये कहां की मानसिकता है कि 99 साल तक ही दो? अगर मैं रेट कम करना चाहूं तो हमारे विभाग ने तय करा और उसको हमने लागू भी कर दिया, हम 33 वर्ष की ही लीज देते हैं तो उसका 100% खर्च ना होकर मात्र 60% ही पैसा खर्च हो रहा है। कितने पते की बात हुई है, उसका पैसा कम लग रहा है 33 साल के लिए, उसकी कॉस्ट कम हो गई। इसको और सरल तरीके से समझाता हूं क्योंकि आपकी आंखें साहब मेरे ऊपर है, बस कुछ लग रहा है जैसे समझ नहीं आ रही। यदि 100 रुपए, यदि वो भूमि 100 रुपए की है तो हमारे इस तरीके से मात्र 15 रुपए में वो अपना उद्योग शुरू कर सकता है। इसको अध्यक्ष महोदय हम आगे और भी इंप्रूव करेंगे। और वो इंप्रूव कैसे करेंगे? क्यों जरूरी है कि 33 वर्ष तक की लीज दी जाए? मान लो हम उसको कहते हैं कि ये 10 साल के लिए ये जमीन हम आपको रेंट पे दे रहे हैं अपना छोटा उद्योग शुरू करने के लिए, जहां कोई बड़ा तामझाम नहीं खड़ा करना। कितना शानदार आइडिया है। हम सरलता लेकर आ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए और ये आपके भी फायदे के लिए है। आप एमओयू करिए, रफीक साहब आप एमओयू करिए, हम उस एमओयू को भी स्वीकार करेंगे क्योंकि आप रोजगार लगाएंगे और इस सबके लिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी आए। हमने अध्यक्ष महोदय, हमने इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट करा, एक और प्रयोग करा। हमने इसके अंदर एक और प्रयोग करा। हमने कहा कि हर बार रिको लैंड को डेवलप करके देता है, यानी खुद का पैसा लगाता है, सब कुछ करता है, समय भी लग जाता है। अगर कोई उद्यमी ये कह रहा है कि उस क्षेत्र में मुझे, उस गांव में मुझे जमीन दो और वो सरकारी जमीन है, तो उसको बिना डेवलप करे दे दो, वो जब लेने को तैयार है, उसको सस्ता भी पड़ेगा, अपना काम जल्दी शुरू कर देगा। तो हमने अंडर डेवलप्ड जमीन भी देनी शुरू करी। और आज अध्यक्ष महोदय, जो इतने गुस्से में एक एमएलए साहब ने, रफीक खान साहब ने इतने गुस्से में जो मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, जो बात बोली थी वो उसी पाडासोली की बोली थी जो हमने अंडर डेवलप्ड में दी है। अब मैं बताता हूं, सुनते रहिए, मजा आएगा, अल्लाह कसम मजा आएगा। सुनिए 20 इनको कष्ट हुआ, सदन में बात उठाई, 20 हेक्टेयर की हमने भूखंड 550 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे दी। सुनो ध्यान से, 20 हेक्टेयर, शेम ना, अब आगे और बोलना। 20 हेक्टेयर की जमीन हमने 550 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया, मैंने रिकॉर्ड निकाला, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 2022 में वंडर सीमेंट को 400 हेक्टेयर, हमने कितनी दी? 20 हेक्टेयर। वंडर सीमेंट को 400 हेक्टेयर दी, हमने 550 रुपए में दी, इन्होंने 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अध्यक्ष महोदय ध्यान से सुनिए, और ये मैं चाहता हूं कि जो दूर दराज क्षेत्र में भी इसको सुन रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिए। हमने अंडर डेवलप जमीन दी ताकि उद्यमी को ऊपर जोर ना पड़े, और वो भी एक प्रयोग करा ताकि वो अपना काम जल्दी शुरू करे। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, 550 रुपए वर्ग मीटर के ऊपर आरोप लगाया 20 हेक्टेयर के लिए। इन्होंने 400 हेक्टेयर वंडर सीमेंट को दिया 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे। इन्होंने
इन्होंने जेके सीमेंट को 210 हेक्टेयर भूमि दी केवल 37 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे। इन्होंने और अभी सुनो इन्होंने 3S मिनरल एक कंपनी है, उसको 48 हेक्टेयर जमीन दी उदयपुर में केवल 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इन्होंने गीतांजलि स्टील को 205 हेक्टेयर जमीन दी नीम का थाना में केवल 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अध्यक्ष महोदय केवल यही नहीं, अरे ये सब भाई बोलोगे तो ये बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय अरे ब्राजो, ये गरीब लोग। अरे इन गरीब को जरूर कुछ दे दो भैया। ये बोल रहे गरीब को क्या मिला, इतना समझा दिया मैंने। अच्छा अध्यक्ष महोदय, चलिए एक मिनट। ये तुलना तो एक ऐसी जमीन की थी जो इन्होंने दी। अब हम तुलना उस जमीन की करते हैं जो इन्होंने भी दी और हमने भी दी। तब इनकी रेट क्या थी और हमारी रेट क्या थी। अध्यक्ष महोदय, खेरतल तिजारा में 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा, 1,20,000 स्क्वायर मीटर जमीन इन्होंने दी और वो दी 8,000 फर्क 8,020 रुपए प्रति वर्ग मीटर। हमने सरकार बदलते ही 14,000 रुपए वर्ग मीटर। आपने 8,000 रुपए जो दी, हमने उसको 14,000 में दी। आपने खेरतल तिजारा के अंदर 90। हाँ अध्यक्ष महोदय, खेरतल तिजारा के अंदर ही इन्होंने 91,000 स्क्वायर मीटर्स, 91,000 स्क्वायर मीटर जमीन अलग से, वो भी 8,020 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे दी। हमने आते ही उसको 14,000 प्रति वर्ग मीटर पे दी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अध्यक्ष जी, ये पूरे के पूरे उदाहरण हैं। अब मैं कहां तक पढ़ूंगा, छोड़ देता हूं इसको, इतना पर्याप्त है। इसको मैं कहा नाराज हो रहा हूं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। आप तो बुखार होते हुए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूं मानसिकता पे। आपको कोई नहीं सुन रहा, बैठ जाओ। एक और उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, और वो जैसे मैं प्रॉमिस कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र का ही दूंगा, तो वहीं का उदाहरण मैं ढूंढ के लाया हूं। उदाहरण तो और भी हैं, लेकिन मैं ढूंढ के लाया। वहां की ये निर्णय लेते थे, दिखाते थे बहुत बड़े निर्णय हैं, सब छोटे मोटे निर्णय होते थे। असल में जहां काम करना होता था वहां ये करते नहीं थे। उसका एक उदाहरण है, एक बड़ी कंपनी है वहां पर जो अपना एक्सपेंशन करना चाह रही थी, उसको बगल में जमीन चाहिए थी। अब अध्यक्ष महोदय, कुछ जमीनें ऐसे होती हैं जो आप समझिए कि लॉक हो जाती हैं, यानी इधर भी कोई उद्योग आ गया, इस तरफ भी उद्योग आ गया, कोई रास्ता नहीं है उस जमीन का, वो लॉक हो गई जमीन। उस कंपनी के पीछे 38 एकड़ जमीन, 38 एकड़, हम तो अभी हेक्टेयर की बात कर रहे थे जो उन्होंने बांटी थी, 38 हेक्टेयर जमीन उस कंपनी के पीछे ही थी और वो लॉक थी, कोई रास्ता नहीं था। 25 साल से वो भूमि वहीं पड़ी हुई थी, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना कि 25 साल से जमीन वहीं पड़ी हुई है, उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो कंपनी इनसे मांग रही थी लेकिन ये दे नहीं रहे थे। हम आए, हमने नियमित तरीके से उसका मूल्यांकन करा और आज उस 38 एकड़ के ऊपर 2200 करोड़ का निवेश हुआ है, 800 लोगों का रोजगार वहां पे शुरू हुआ है। और ये कंपनी, नेता प्रतिपक्ष जी, है कंपनी हेवल, आप जानते हैं आपके क्षेत्र की। अब मैं आता हूं, मेरे बोलने के बाद बोलिएगा, मैं आई एम नॉट कंसीडिंग। तो अब मैं आता हूं कि यहां पर बहुतों ने बात करी, एमओयू कहां है? एमओयू तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां गया? बताता हूं मैं इन्वेस्टमेंट कहां गया।
उससे पहले कि मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं, उससे पहले मैं जो इन्वेस्टमेंट बताऊं, अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दीजिए कि जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि एमओयू कहां गए, उनसे मैं कहना चाहता हूं ये तो एमओयू है प्राइवेट पार्टी के साथ। जब आप सरकार में थे तो सरकार के पैसे से जो आपने घोषणा करी थी 2021 में 37 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे, 2022 में 13 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेंगे, 2023 में 28 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे, जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, विश्वकर्मा की एमएसएमई की टावर बनाएंगे 125 करोड़ से, खादी प्लाजा बनाएंगे 10 करोड़ से, नवीन एयर कार्गो बनाएंगे जयपुर के अंदर, उदयपुर में एयर कार्गो बनाएंगे, इनलैंड कंटेनर डेपो बनाएंगे बीकानेर के अंदर, ग्रामीण हाट बनाएंगे अलवर के अंदर, पुष्कर के अंदर, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ग्रेटर भिवाड़ी में मल्टी स्टोरी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का विकास करेंगे, अजमेर जिला के पुष्कर में, उदयपुर जिला के सराड़ा में, लसाड़िया में, जाडौल में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे। अध्यक्ष महोदय आप आते हैं अजमेर से, हुआ क्या? ये कुछ नहीं हुआ, ये तो सरकारी पैसे से सरकार का काम करने का था, गायब कर दिया आपने। आप हमारे से एमओयू की बात कर रहे हैं, आपने ये सारे गायब कर दिए। अध्यक्ष महोदय हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू करे, उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू हमने धरातल पे उतारे। अलवर आप नोट करिए, कांग्रेस के विधायकगणों से आग्रह है आप नोट करिए कि आपके क्षेत्र का भी है। अलवर खैरतल तिजारा के अंदर 119 करोड़ से ऑटोमोबाइल पार्ट्स, 160 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। महंत बालकनाथ जी का ये क्षेत्र है। सवाई माधोपुर पर्यटन के उद्योग में 160 करोड़ से 2 होटल तैयार हो रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग उनकी हो गई। धौलपुर 100 करोड़ में प्लास्टिक पैकेजिंग की तैयारी हो रही है, शोभा रानी कुशवाहा वहां से आती हैं। जयपुर 310 करोड़ का डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, 500 करोड़ का मेडिकल साइंसेज का संस्थान, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। जोधपुर 40 करोड़ का हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो रहा है। सीकर में 22 करोड़ का औद्योगिक प्रोजेक्ट उत्पादन शुरू हो गया। 85 करोड़ का एग्रो आधारित प्लांट शुरू हो चुका है। सीकर के विधायक जाके देख सकते हैं वहां पर। बांसवाड़ा के अंदर एग्रो टूरिज्म, होटल्स और रिसोर्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। अध्यक्ष जी ये हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम राजस्थान को मजबूत करके केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ये अध्यक्ष महोदय माननीय, अरे हमने केवल माननीय सुनो तो सही, सुनो अब आए हो तो सुनो। अरे आपके मनोज कुमार जी जो सुजानगढ़ से आते हैं, आपके ही विधायक मनोज कुमार जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि इंडस्ट्री लगाइए, पलायन हो रहा है। पलायन वो जब बोल रहे हैं वो आपकी सरकार का बोल रहे हैं। जब यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाओगे तो लोग रुकेंगे कैसे? हमारे को युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी देनी है आगे बढ़ने के लिए। अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है जो कांग्रेस कह रही है कि हम जमीन देते जा रहे हैं। हम जिम्मेदार सरकार है, हमारी जिम्मेदारी राजस्थान को है। ये जमीन हर एक राजस्थानी की है। हम अगर जमीन उद्योग के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए दे रहे हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे जो सरकार आएगी, हम ही आएंगे बट आगे जो सरकार आएगी उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछले 2 वर्ष के अंदर ही 10,000 एकड़ भूमि का बैंक तैयार कर लिया है ताकि आगे इंडस्ट्रीज और लग सके। हर जिले की ताकत को पहचानना। 2047 तक की तैयारी है। अध्यक्ष महोदय इंडस्ट्री का मैं यहां पर कंक्लूड करूंगा और फिर मैं स्पोर्ट्स का बोलूंगा, लेकिन कंक्लूजन में मैं ये कह रहा हूं कि कमी काबिलियत की नहीं, ये काबिल है, नियत नहीं है। कमी नियत की है और नियत, नीति और निष्पादन की क्षमता हमारी सरकार के अंदर है। अध्यक्ष महोदय हमारे को अगर राजस्थान के युवाओं को देखना है तो केवल उनके लिए उद्योग ही नहीं बल्कि उनको खेलों की भी व्यवस्था करनी है। हमारे युवा मस्तिष्क से, शरीर से, मन से तगड़े हों, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देता हूं जो विधायकगण यहाँ पे युवाओं के भविष्य की बात करी। बहुतों ने बहुत अच्छी बात करी, मैं कुछ के नाम लूँगा। उन्होंने ड्रग्स की बात करी,
जो चिंता, जो स्ट्रेस युवाओं के ऊपर है, उसकी बात करी। और इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार नहीं, हम सभी की है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम सभी अभिभावक हैं, और जब हमारे युवा आगे बढ़ते हैं तो अध्यक्ष महोदय, उनकी पीठ जब हम थपथपाते हैं, सुनिए अभी ध्यान से, हमारे बच्चे जब अच्छा करते हैं तो आप सब, हम सब उनकी पीठ थपथपाते हैं। और हमारे बच्चे, ये सारे के सारे राजस्थान के बच्चे हैं, जब ये अच्छा करते हैं तो उनकी पीठ थपथपाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुशी है या गम है ये तो सदन तय करे। देश में आज जितने भी राज्य हैं, उनका जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले के अंदर, शूटिंग खेल के अंदर राजस्थान नंबर 1 स्थान पर है। मुझे लगता है इसके ऊपर तो टेबल थपथपानी चाहिए। मैं ये, इसमें कोई राजनीति नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे तो बहुत सारे नौजवान हैं जो उनको देखकर आगे हीरो बनना चाहेंगे। हमें सभी को हीरो बनाना है। देश में नंबर 1 स्थान पर हमारी शूटिंग टीम आई है पूरे राज्यों के ऊपर। ये नेशनल राइफल एसोसिएशन की ओपन चैंपियनशिप होती है, सबसे कठिन चैंपियनशिप होती है। इसके अंदर 32 गोल्ड, 36 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज जीतकर हमारे राजस्थान की टीम पहुंची। हैंडबॉल के अंदर एशियन चैंपियनशिप, हैंडबॉल के अंदर एशियन चैंपियनशिप 2023, 2024, 2025, इसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ियों ने देश की टीम में हिस्सा लिया और देश की टीम ने उन चैंपियनशिप्स के अंदर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करा। मैं और भी विजेताओं पे आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अब आती है बात, अध्यक्ष महोदय अब आती है बात, अब बात कंपैरिजन की आती है थोड़ी सी। ठीक है, तुलना करनी चाहिए, और तुलना के अंदर जो ओपनिंग आपने स्टेटमेंट जो यहां से दिया, अशोक चांदना जी अभी यहां पर है नहीं, वो मजबूत हैं, युवा हैं, उनके शरीर से लगता है कि मेहनत करते हैं खुद के ऊपर। उन्हें, मुझे लगता है उन्हें अवसर दिया जाता तो शायद अच्छा कर देते, लेकिन उनके साथ ही खेल हो गया, एक पूरा का पूरा कांग्रेस में खेला हो गया, वो दुख की बात है। खेल मंत्री थे। मैं 5 कारण बताता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं अशोक जी के लिए 5 कारण बताता हूं कि क्यों हम उनसे बेहतर हैं। उन्होंने 5 साल में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, आपकी जब सरकार थी तो 72 करोड़ रुपए दिए 5 साल में, फिक्स हो गया। हमने अपने 2 साल के अंदर ही 40 करोड़ रुपए दे चुके हैं। हम गारंटी से कहते हैं हम 100 करोड़ पार, हम प्रोत्साहन देने में 100 करोड़ पार करेंगे, गारंटी से कह सकता हूं। ये एक कारण है। दूसरा कारण मैं बताता हूं, हर साल प्रोत्साहन देने के लिए केवल राशि नहीं होती, पदक भी होते हैं, सम्मान भी होते हैं। तो हर साल महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 5 साल कांग्रेस ने 5 साल महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैंने बात छेड़ी है तो मैं बतला देता हूं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमने चिन्हित भी कर लिया है। जो नाम चिन्हित हुए हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो किसी को नहीं पता, केवल उस कमेटी को पता है। कुछ दिनों में हम अवार्ड फंक्शन करेंगे और ये पुराने जितने भी महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड देने थे वो सब हम दे देंगे। दूसरी बात, नियुक्ति की। इन्होंने बात करी कि हमने 248 नियुक्ति दे दी, अच्छा करा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे तो 2 ही साल हुए हैं, हम 2 ही साल के अंदर हमने 186 तो कर ही दिए, हमने करीब 150 की तैयारी कर ली। हम जून 2026 तक आते आते 300 पार कर जाएंगे और हम उससे आगे भी नियुक्ति देंगे। आखिरी पॉइंट अध्यक्ष महोदय, नहीं 2 पॉइंट और। इन्होंने अब खेलने के लिए उपकरण भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 6.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट उपकरण दिए, हमने 2 साल में ही 19 करोड़ के उपकरण दिए। और लास्ट अध्यक्ष महोदय, लास्ट में इन्होंने जो खेल का प्रतियोगिता करवाई, वो जो खेल की प्रतियोगिता कराई, अच्छी कराई,
उसमें पोता भी खेला, दादा भी खेला, जैसे बोला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें 108 करोड़ की टी शर्ट अपने मुख्यमंत्री का चेहरा लगाकर जो बांटने की बात होती है, वो प्रचार होता है, वो रैली होती है। हम कोई पब्लिक रैली कराएं उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें करा। हमने 100 करोड़ खर्च करे, दावे से ठोक कर बोलते हैं हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर, सुनते रहिए, अभी आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर 100 करोड़ रुपए खर्च करे। लेकिन ये समझने की बात है, हमने जो केंद्र सरकार का स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखा। हम व्यवस्थापक थे, हमने व्यवस्था करी थी, हमारी जिम्मेदारी व्यवस्था की थी, हमने व्यवस्था करी। 7,000 खिलाड़ी आए पूरे देश से। राजस्थान का भोजन, राजस्थान की आबोहवा, राजस्थान के लोगों से ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन होता है, और हमने 7 शहरों में करवाया। तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सुधार दिया, हमने वो खर्च करा। एक तरह से ब्रांडिंग करी पूरे राजस्थान की। हमने किसी टी शर्ट के ऊपर किसी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा लगाकर नहीं बंटवाया जैसे इन्होंने बताया था। बहुत बड़ा अंतर होता है। राजस्थान के अंदर पहली बार, नेता प्रतिपक्ष जी, पहली बार मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट राजस्थान के इतिहास में पहली बार आया था। और आपने क्या करा? अध्यक्ष महोदय, यहां थोड़ा सा दुख होता है मुझे, यहां थोड़ा दुख होता है मुझे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जितने यहां विधायक बैठे हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आपने यहां खड़े होकर भी बात करी, आपने उसी एक दौड़ की बात करी। हां, वो दौड़ हुई, आपने उसी दौड़ की बात करी। और यहां पे मैं ये भी बता दूं कि हम व्यवस्थापक थे, यानी होटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारी जिम्मेदारी थी। खाने का पैकेट सही हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी थी। वो खेलने की व्यवस्था, स्टेडियम वगैरह तैयार हो, वो हमारी जिम्मेदारी थी। खेलने वाले कितने आए, ये AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उनकी जिम्मेदारी थी। वो सारी की सारी, ये आपकी समझ से परे है, बट फिर भी आज ये सदन है इसलिए मैं बता रहा हूं। इन्होंने पूरी की पूरी बात वो करी। और अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पे जो आपने इतना ध्यान दिया, खिल्ली भी उड़ाई, आप एक का नाम बता सकते हैं कि राजस्थान से कौन जीता था? कोई एक नाम बता सकते हैं? कोई एक नाम बता सकते हैं? आप एक का नाम नहीं बता सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर, मैं ये इसको, रफीक साहब, इसको बोलते हैं रेटोरिक क्वेश्चन। रेटोरिक क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका उत्तर नहीं चाहिए होता, केवल सवाल होता है। इस सवाल का उत्तर तो जनता देगी, आपसे नहीं मांग रहे। अब मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 34 पदक जीते, 34 पदक। वो खिलाड़ी जिसने पसीना बहाया, लड़की है चारू, बॉक्सिंग करी, 57 वेट कैटेगरी में फर्स्ट आई, मुक्के खाए होंगे। और बॉक्सिंग रिंग में उतरना आसान काम नहीं होता, बॉक्सिंग रिंग में उतरना आसान काम नहीं होता अध्यक्ष महोदय। उसने मुक्के खाए होंगे चारू ने, तब जाकर पदक जीता होगा। लेकिन उसकी मेहनत, चारू क्या बोलेगी आज? वो कहेगी जिस रोज मैंने अपना पसीना बहाया था, जिस रोज मैंने अपना पसीना बहाया था, उस जीत की कहानी अब गुमनाम हो गई, उस जीत की कहानी अब गुमनाम हो गई। एक दौड़ ने ले ली सारी सुर्खियां, मेरे सपनों की उड़ान अब बस खामोश रह गई। अध्यक्ष महोदय, पसीने आता है, खून निकलता है, और फिर वो खिलाड़ी वहां तक पहुंचता है। लेकिन उसको भूल जाना, केवल एक तस्वीर को वायरल करना, और खिल्ली किसकी उड़ाना? राजस्थान की उड़ाना। राजस्थान तो व्यवस्था देख रही थी, AIU उसका संचालन कर रही थी। खिल्ली किसकी उड़ा रहे हो? राजस्थान के नौजवानों की उड़ा रहे हो। आप बताओ कौन से युवा प्रेरित होंगे आपकी इस बात से जब आप खड़े होकर? ये 34 खिलाड़ियों में से आपने कितनों को बुलाया? कितने विधायक हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पदक जीत कर आए उनको अपने घर बुलाया हो? एक ने भी नहीं। ये दिक्कत रहती है अध्यक्ष महोदय। खिल्ली वो उड़ाता है, खिल्ली वो व्यक्ति उड़ाता है जो खुद वो पहचान नहीं पा सकता।
जो खुद वो पहचान नहीं पा सकता वो खिल्ली उड़ाता है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, तो खिल्ली उड़ा दो इसकी, तो मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं तो मेहनत नहीं कर सकता इतनी। 34 लोगों ने वहां पदक जीता। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी तो बात खत्म हो गई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पे पूरे देश में आया। हमारे 11 खिलाड़ी एशियन गेम्स में भी जीते, हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर आए, युवा खिलाड़ी हैं, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर चौथे स्थान पर आए, अनंत नरुका, महेश्वरी चौहान चौथे स्थान पर आए। हम वो 400 मीटर दौड़ करते थे अपने सिख, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को हम याद करते हैं, चौथे स्थान पर आए थे। हमने उनकी पीठ थपथपाई, हमने उनको शाबाशी दी, हमने उनके ऊपर फिल्म बनाई। हमारे युवा चौथे स्थान पर आए तो आगे, और वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो शूटिंग रेंज जगतपुरा में बनी है वहां तैयारी करके आगे गए। उसी के साथ पैरा ओलंपिक्स के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने पदक जीता है। अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता, सुरेंद्र सिंह गुजर, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज जीता, और भी कई खिलाड़ी हैं जो वहां पर जीते हैं। हमने हमारे खिलाड़ियों के लिए 25 लाख की इंश्योरेंस तय करी, उनको कोई चोट लगे, कुछ इंजरी हो तो उस 25 लाख की इंश्योरेंस से वो अपना इलाज करा पाए। फिट राजस्थान हम चला रहे हैं, जहां हर संडे साइकिलिंग होती है, आप भी आइए साइकिलिंग करिए वहां पर। हाँ, हर तरह से राजस्थान को युवा राजस्थान बनाने की जो कोशिश है उसके अंदर केवल राज्य सरकार ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायकों की उसमें जरूरत है। आप एक उदाहरण लीजिए, केंद्र सरकार के अंदर जितने भी, केंद्र सरकार नहीं माफ कीजिए, जो संसद है, संसद के अंदर जो सांसद हैं, वो सांसद हर साल खेल की प्रतियोगिता कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस खेल प्रतियोगिता में कोई भी विभाग पैसे नहीं देता, कोई फंड नहीं देता, कोई स्कीम नहीं है, वो अपने खर्चे से खेल करवाते हैं। मेरा आग्रह है वाकई में, और मैं ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं, वाकई में हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं तो अपना इसको एक भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि मेरे जीवन में मेरे को यहां तक पहुंचा दिया। मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, हम सब, हमारे को भगवान के आशीर्वाद से, आपने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में अच्छा करा होगा रफीक साहब। इस उसका फल तो अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में तो अच्छा करा ही है ना, कि आप सब यहां पर आए, हम यहां पर पहुंचे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। हमें कुछ ना कुछ करना है अपने बड़े परिवार के लिए, एक माहौल बनाना है, हमारे को युवाओं के लिए माहौल बनाना है। हम राजनीति करेंगे, एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाएंगे, लेकिन जहां हमें लगता है राजस्थान का हित है, चाहे वो जमीन सस्ते में जा रही हो, चाहे आपने दी हो या हमने दी हो, अगर राजस्थान आगे बढ़ रहा है तो हमें एक दूसरे की पीठ थपथपानी चाहिए, हमें राजस्थान को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। ये है, राजस्थान के युवा हमारी तरफ देखते हैं, और मुझे यकीन है अध्यक्ष महोदय कि हम सब जो यहां पर बैठे हैं, अगर शपथ लेकर, संकल्प लेकर काम करेंगे, जिस तरह से हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से राजस्थान के युवा आगे बढ़ पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, आप सबने मुझे ध्यान से सुना, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।